Standard 10 Social Science, Chapter number 10. All the students of Standard 10, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to discuss about Indian agriculture, Chapter 10. In that topic, institutional reformation. As in our previous lecture we discussed about there are two reforms done for the agriculture development after independence: technical reform and institutional reform. I already discussed about the technical reform in my previous lecture. मेरे पहले के लेक्चर के अंदर आपको हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में बता दिया था. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. आज मैं आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, डिस्कस. तो देखिए सब कौन कौन सी चेंजेस किए गए. द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी, सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर कंसिडर्ड टू द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का क्या है, ओनरशिप की बात. फिर इसके बाद में दूसरी जो बात है सब्सिडी मिलना, क्रॉप्स का बेचना, ये सभी चीज़ें इस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आती हैं. ये देखिए अगर हम थोड़ी सी इतिहास की बात करें तो वी वर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में थे. उससे पहले हमारे यहाँ सल्तनत युग था. सल्तनत से पहले राजा महाराजाओं का शासन था और एक व्यवस्था थी जो कहते थे जमींदारी व्यवस्था, दैट इज कॉल्ड लैंडलॉर्डिज्म. अब लैंडलॉर्डिज्म का मतलब क्या था, जमीन जो भी किसान को केवल उसकी मेहनत का पार्ट मिलता था, बाकी ज़्यादातर भाग लैंडलॉर्ड के हाथ में चला. तो नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था, द गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड द लैंडलॉर्डिज्म एंड द जमींदारी व्यवस्था. अगर दूसरे शब्दों में बोलें, जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया. स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, जो यहाँ है ना नोरा था, जो शिकार बनते थे, तो ये उसको ख़त्म कर दिया गया लैंडलॉर्डिज्म के बाद में, जिससे रुक गया. एंड अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर, लैंड टेनेंसी एक्ट, दिस इज कम अंडर कंट्रोल ऑफ द लैंड टेनेंसी एक्ट. एंड लैंड डीलर्स हैव बीन गिवन देयर राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड. और जो फार्मर्स खेती करता था वह उस खेती पर वही उसका मालिक बन गया. The disparity among the landowner has been removed by Land Ceiling Act. लैंड सीलिंग एक्ट के माध्यम से जो डिस्पार्टी थी ज़मीन के अंदर, जिसके पास बहुत थी किसी के पास कम थी, उसको ख़त्म किया गया. फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर सब्सिडी दी गई किसानों को, है ना, बाय किसान क्रेडिट कार्ड, बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव और नेशनलाइज्ड बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन दिया गया और लोन के साथ साथ सब्सिडी प्रोवाइड की गई. फार्मर्स आर गिवन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन. फार्मर्स ने इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया क्रॉप्स के लिए, और उसमें प्राइम मिनिस्टर क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम. व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्राउट एंड एक्सेसिव रेन, तो फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय गवर्नमेंट. देखो गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है जब ऐसी कोई सूखा पड़ जाए और एक्सेसिव रेन होने की वजह से क्रॉप्स फेल हो जाती है, क्रॉप्स नहीं उगती है. फिर इसके बाद में द प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट टू ओपन ऑक्शन प्रोसेस टू मेड वाइड स्प्रेड टू द सेल ऑफ द फार्म प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग यार्ड. जगह जगह पर मार्केटिंग यार्ड बनाए गए, है ना, जिससे यहाँ किसानों को एक सपोर्टिव प्राइस मिले, है ना. ऑक्शन मतलब जो नीलामी क्षेत्र बोलते हैं, उसे ओपन किया गया, एडवर्टाइज की गई, और जिसके माध्यम से क्या हुआ, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे दामों पर बिके.
फिर अन्य फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ के अंदर आता है, देखिए द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड ओपन की गई, मार्केट एसोसिएशन बनाए गए, कोऑपरेटिव वार हाउस, ठीक है, एंड कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स have been so the farmer would get the minimum support price of the farm product, कि फार्म प्रोडक्ट का उसे अधिकतम लाभ मिले, उसके लिए कई सारी अदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड, जिसमें कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की आती है, यार्ड भी खोले गए उसके लिए, और देन आफ्टर कई सोसाइटियाज़ भी बनाई गई जो फार्मर के लिए हेल्पफुल हुआ। अब देखो यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ के नाम हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, NAFED, NAFED। दूसरी जो यहाँ पे है वो है आपका GROFED, और इसके बाद में NDDB। ऐसे 3 तरह की यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस के सोसाइटीज़ के बारे में है, जिसमें गुजरात नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, और थर्ड है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो दिस स्टूडेंट हमने जो है यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में पढ़ा। वापस से एक बार ध्यान से देखना, डिस्कार्टेड लॉन्डलिज्म, एंड ऑफ द जमींदारी व्यवस्था, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया, रिमूव द डिस्पार्टिंग ड्यू टू रिमूव लैंड सीलिंग एक्ट के माध्यम से, ठीक है, रिमूव द डिस्पार्टी, ये यहाँ डिस्पार्टी खत्म की गई, रिमूव है ना बाई द लैंड सीलिंग एक्ट, रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट। क्या खत्म किया? डिस्पार्टी, रिमूव डिस्पार्टी, ठीक है ना, रिमूव डिस्पार्टी बाय लैंड सीलिंग एक्ट। तो ध्यान देखना, रिमूव डिस्पार्टी बाय सीलिंग एक्ट, सीलिंग एक्ट के माध्यम से यहाँ जो डिस्पार्टी थी, जो भिन्नता थी वो उसे ख़त्म की। और देन आफ्टर देखिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड, सब्सिडीज प्रोवाइड की कोऑपरेटिव एवं नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से, इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस प्लान रखा गया, फाइनेंशियल हेल्प के रूप में जब व्हेन देयर इज एनी टाइम ऑफ क्राइसिस टाइम है, ड्रॉट और हैवी रेनफॉल है, फ्लड है, ऐसे समय में गवर्नमेंट द्वारा हेल्प की, ओपन ऑक्शंस ओपन किए गए, फिर अदर कई तरह की फैसिलिटी जिसमें कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सोसाइटीज एक्सेट्रा विल बी गिवन। अब नाउ नेक्स्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है टू इंक्रीजिंग प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट को बढ़ाना। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन आवर कंट्री इन द डेकेड 1960, हमारी कंट्री के अंदर 1960 में इसको सीखा, बट बिफोर देयर वाज द एक्यूट शॉर्टेज। और दिस ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे यहाँ बहुत ही ग्रीन की एक्यूट शॉर्टेज थी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। वी हैड टू क्या करना पड़ता था? वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम टू द फॉरेन कंट्रीज, हमें उसे फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करना होता था। द कंट्री हैज स्ट्रगल अगेंस्ट द सेल्फ कंडीशन, और उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया? जैसे हमने वैसे 2 रिफॉर्म पढ़े थे, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, उन्हीं को मैंने। तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव सीड्स, increase use of the chemical fertilizer, intense effort of the farmers, widespread arrangement of for electricity distribution, improved facility in irrigation etc. are known as green revolution। अब green revolution क्या किसे बोलते हैं? द extraordinary increase, देखा, extraordinary increase in the food product, agriculture product के अंदर ये extraordinary production कैसे हुआ, इसके माध्यम से हुआ। तो देखिए ये हमने जो दोनों रिफॉर्म्स किए थे, तो इसके लिए स्पेशली सीड्स का यूज़, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस एंड मेनी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द, और इन सभी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट ये है
कि इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फार्मर्स वर इनकरेज्ड, फार्मर्स को उत्साहित किया गया केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने के लिए। दिस लेड अटेन द टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। देयर हैज बीन द रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पैडी इन द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से यहाँ राइस और व्हीट के अंदर हायर प्रोडक्शन हुआ। एंड वेयर वॉज द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री टुडे, सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन। जहाँ एक समय था, है ना, व्हेन देयर वाज अ टाइम, दैट टाइम देयर वाज द स्कैरसिटी ऑफ फूड, एक फूड की कमी होती थी, ग्रेन्स की कमी होती थी। और ये फूड और इनकी कमी के बाद क्या होने लगा, ये जो हम आज स्टोरेज कर पा रहे हैं, वी कैन स्टोर, है ना, टुडे वी कैन स्टोर, आज हम इसको स्टोर कर पा रहे हैं। वंस डेट वॉज हैजर्ड, है ना, अगर एक बार भी ऐसा कोई हैजर्डिंग कंडीशंस आती है तो इट एडवर्स इफेक्ट ऑन सीन द ग्रीन रिवोल्यूशंस, तो ग्रीन रिवोल्यूशंस के ऊपर ये हमें उसका प्रभाव नजर आता है ड्यू टू द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। लेकिन आज हमारे पास इतना बफर स्टॉक्स है ना, और जिसकी वजह से हम इस समस्या का हम निपटारा कर सकते हैं। द सेल्फ सफिशिएंटी ऑफ फूड ग्रेन इज लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। आज हम जिस तरीके सेल्फ रिलायंस है, इज वी आर टुडे रियल सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फूड ग्रेन्स के लिए हम लोग जितने आज सेल्फ रिलायंस है, टुडे वी हैव टू नॉट इम्पोर्ट, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ दिस इज द, ये क्रेडिट हैज टोटली गॉन टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, यह संपूर्ण जो क्रेडिट है वो कहाँ कहाँ पर जाती है, हमारे एग्रीकल्चर। फिर आता है रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में हमारा क्या रोल है, हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए मेन सोर्स है, बिकॉज सबसे फर्स्ट अगर थिंग हम बात करें तो इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, है ना, इट्स प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। 1/2 द पॉपुलेशन, 1/2 पॉपुलेशन को हमारा यहाँ। फिर इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इट प्रोवाइड द हमारी नेशनल इनकम, इंक्रीज द नेशनल इनकम। तो एग्रीकल्चर होल्ड 17% ऑफ टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। देन आफ्टर पेडी, व्हीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको प्रोडक्ट्स आर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये जो हम लोग फॉरेन से वी अर्न फ्रॉम फॉरेन करेंसी, देन एग्रीकल्चर इज यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए हमारे यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। अब इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल है, शुगर है, ऑयल है, पेपर है, दैट ऑल आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से डिपेंडेंट हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को ये फूड के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से यू फाइंड द व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एज ए एम्प्लॉयमेंट, एज ए इनकम, फॉरेन करेंसीज के रूप में, है ना। देन आफ्टर सबसे बड़ी बात तो हमारी जो है ना, मतलब भूख को, हंगर नहीं रहते हैं हम लोग, हंगरी नहीं रहते हैं। तो इसलिए फूड्स के अब नाउ टुडे आज हमको हमारा जो इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू इरेगुलर रेन, आज हमारे लेकिन तकलीफ क्या है, इरेगुलर रेन। तो हमने कई तरह के यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह फूड प्रोवाइड करता है। द इंडियन कंट्रीब्यूशन इज नॉट
concentrated in the world agriculture market because irregular and uncertain and inadequate rain। देखो हम हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड को नहीं दे पाते हैं, दैट्स द रीज़न इज क्या है हमारे यहाँ पे इरेगुलर और अनसर्टेन रेनफॉल का होना। अब हमारे फूड सिक्योरिटी की बात आती है तो इट इज़ मस्ट, एनी कंट्री, कोई भी कंट्री हो उसको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? अदरवाइज वी हैव टू पॉलिटिकल प्रेशर, है ना, हमें पॉलिटिकल प्रेशर रहता है वर्ल्ड का। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इफ द डिमांड फॉर फूड ग्रेन इज इंक्रीज एंड इफ द फूड ग्रेन हैव टू इम्पोर्ट, यदि फूड की डिमांड बढ़ेगी और हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो इंक्रीज ग्रेन्स द इम्पोर्ट, देन द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री में भी, और इससे हमारी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसीज क्या होती है, खत्म हो जाती है, रिस्क पे आ जाती है। एंड वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड, है ना। और हमें क्या करने की ज़रूरत पड़नी है कि हमें क्या, वैसे आज हम लोग क्या हो गए, सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं, और डे बाय डे हमें एक ही बात का सोचना है कि किसी भी तरीके से हमारी जो कमी है वो कमी ना रहे। 1951 के अंदर 36 करोड़, ठीक है, 36.10 करोड़, 10 लाख, मतलब 36 करोड़ 10 लाख टन प्रोडक्शन था। टुडे आज हमारा 125 करोड़, आज की तारीख में 125 करोड़ टन प्रोडक्शन एवरी ईयर होता है। हाउएवर देखिए पॉपुलेशन 51 करोड़ टन फूड ग्रेन, ठीक है, ये पॉपुलेशंस की बात है, दिस इज द पॉपुलेशन। 1950 के अंदर ये जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ऑफ कंट्री टुडे 130, मतलब लगभग आज के इस तारीख में 130 करोड़। ओनली 51, ठीक है, 51 करोड़ टन फूड ग्रेन प्रोवाइड होता था। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 51 करोड़ टन प्रोडक्शन होता था किसका, फूड ग्रेन का। और नाउ आज की तारीख के अंदर 2013-14 के अंदर 265 करोड़ टन। ये ऊपर का जो है वापस से ध्यान रखना, थोड़ा सा बोलने में गलती है। 36.10 करोड़ पॉपुलेशन थी 1950-51 के अंदर। नाउ पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज 125 करोड़, है ना, अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास पहुंच चुकी है। उस समय जो प्रोडक्शंस था वो 51 करोड़ टन था, 1950 के बाद है। आज 4 गुना 5 गुना हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुका है, 5 टाइम प्रोडक्शन इंक्रीज, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। तो आज की इस तारीख में 265 करोड़ टन। अभी भी आपको बात क्लियर नहीं हुआ है तो ध्यान रखना, ये जो इंडेक्स है वो पॉपुलेशन का है, दिस इज द इंडेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और ये जो है आपका क्रॉप्स का है, फूड ग्रेन्स का है। तो इस तरीके से 265 2013 और 14 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग है, और विच वी हैव टुडे द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अवर कंट्री को हम फुलफिल कर सकते हैं। और इट प्रिवेंट ड्यूरिंग द ड्रट्स, अगर हमारे 1-2 ड्रट्स आ भी जाते हैं तो आज हम इतने सेल्फ रिलायंस हैं कि वी कैन डू, है ना। और हमारे, लेकिन अब देखो हमारे पास तो स्टॉक्स है, अगर उस स्टॉक्स को यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें और दोज पीपल प्रोवाइडेड, दोज पीपल हु आर, है ना, ऐसे लोगों को अगर हम लोग प्रोवाइड करें जो भूखे रहते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छी होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी भी क्या करता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर रखा है। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो डियर स्टूडेंट, हमने 16 चैप्टर पढ़ा था, 15 चैप्टर 16 चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन का पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग होता है कि हमारी इकोनॉमी को अदर इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना। अब एग्रीकल्चर, जब हमारी इकोनॉमी जुड़ी तो हमारी इकोनॉमी मेनली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। हमारी इकोनॉमी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मेनली इट इज़ डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के ऊपर जब डिपेंड है तो क्या होगा, तो यहाँ डेफिनेटली हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन फार्मर्स का जो हमारा प्रोडक्शन है वो मार्केट, द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड विद द पर्पस द इंडियन फार्मर कैन सेल हिज फार्म प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड मार्केट, कि विश्व के मार्केट में हमारे किसान बेच सकें, सो दैट
what we adopt the globalization policies. है ना, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी वॉज एडोप्टेड वाई, बिकॉज आवर फार्मर कैन गेट द बेनिफिट, हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सके, और इस पर्पज से यहाँ किया गया मेनी चेंज टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर फीड ऑफ टू द ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर के फील्ड में हमको काफ़ी सफलता मतलब परिवर्तन नजर आते हैं। द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन मेड बाय वेरी सिंपल, और इस ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज थी बहुत ही सिंपल कर दी। कॉटन, चिलीज एंड तिल आर नाउ अवेलेबल इन द चाइनीज मार्केट, चाइना के मार्केट में हमारे यहाँ भारत के गुजरात की मिर्ची अवेलेबल होती है, कॉटन अवेलेबल होता है, और वेरियस फ्रूट्स फ्रॉम वर्ल्ड इज अवेलेबल इन इंडिया, और विश्व के कई फ्रूट्स हमारे भारत देश में हमको नजर आते हैं। फिर आज का देखिए बीटी सीड्स का हम यूज़ करते हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं नाउ अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू द फार्मिंग प्रोसेस बिकम कॉस्टली, एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन में इंक्रीज, कॉटन का प्रोडक्ट जो हमारे कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमारा बढ़ना शुरू हो गया, इनकम इंक्रीज ऑफ द फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होने लगी, एंड विद द इम्पोर्ट एंड बिकम स्मूदर द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट हैव इन टफ कॉम्पिटिशन। लेकिन एक बड़ा तकलीफ की बात है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे फार्म के प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर आ गए, एल्दोपि वी गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेराइटीज़, हमको यहाँ वेराइटीज़ मिलना भी शुरू हो गया। लेकिन इस ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर हमको टिकना है तो माय डियर स्टूडेंट स्पेशली ध्यान देना, दिस इज़ योर ड्यूटी, ड्यूटी बनती है हमें करना कॉम्पिटिटिव बनाएं कि वी कैन डू, है ना, हम कुछ अच्छा कर सकें। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट फिनिश दिस चैप्टर। एक तो यहाँ पर ध्यान देना, एक डिस्पार्टी, रिमूव डिस्पार्टी, सिलिंग थोड़ा सा लिखने में, और बाकी का यहाँ पॉपुलेशंस की बात थी, और दिस इज़ द प्रोडक्शंस की। सो जय श्री स्वामीनारायण।